हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है और इसकी पहचान क्या होती है। आइए एक एक करके इसकी डिफिनीशन यानी इसका पहचान, रूल सबको देखते हैं और एक एक के एग्जाम्पल बढ़िया से लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आपको पहचान की तरफ ले चलते हैं। पहचान कैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानेंगे बिना समय वेस्ट किए हुए। हम आपको कम समय में अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। आइए पहचान देखते हैं। इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं तथा समय भी दिया हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब आप इसको समझें तो जिस काल यानी जिस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द दिया रहेगा, तो कॉमन बात है। लेकिन साथ में समय यानी टाइम यानी समय दोनों चीज़ दे दे कि मतलब समय भी देगा और रहा, रही, रहे दोनों वर्ड आते हैं, तब वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल फॉलो करेंगे। इससे पहले आपने जो पढ़ा होगा कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। उसमें भी क्या था पढ़े थे, सेम इसमें भी आ रहा है। तो कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो कंटीन्यूअस रूल लगा लेते हैं, तो हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन आप टाइम को भी ध्यान में रखें कि टाइम भी दिया है। अगर टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, ना कि कंटीन्यूअस ओनली। ओके, तो यहाँ पे जब समय दे देगा तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। एंड यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने के निम्नलिखित नियम होते हैं। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नहीं, 4 ही नियम होते हैं। तो आइए एक एक नियम को हम बेहतर समझते हैं। कैसे? पहला नियम आपका क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। यानी सकारात्मक वाक्य, इसमें सकारात्मक सारे वर्ड सकारात्मक होंगे, बिल्कुल सिंपल होगा। आइए रूल देखते हैं। रूल क्या है? सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम्स। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट तो आप जानते ही होंगे, जाहिर सी बात है आप सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है? हैज हैव का प्रयोग हम उस जगह पे करेंगे, किस जगह पे करेंगे? जैसे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट अकेला है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट एक से अधिक है तो हम वहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। ये तो रूल हो गया, ठीक। अब इन दोनों के साथ हम बीन का भी प्रयोग करेंगे। अगर सिंपली अकेले आप हैज को नहीं प्रयोग करेंगे, हैज बीन ही लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे तो हैज बीन या हैव बीन, ये दोनों का प्रयोग करेंगे। एंड वर्ब है, जो वर्ब का फर्स्ट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। और सिंस फॉर का प्रयोग आप करेंगे। सिंस का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जो निश्चित समय हो। निश्चित समय यानी जैसे निश्चित समय आप समझना हो तो समझें, जैसे कि निश्चित समय के लिए क्या मतलब होता है कि जब निश्चित समय यानी टाइम, जैसे पूरा मतलब जैसे दे दिया गया कि संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब दिनों का नाम दे दिया गया संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये क्या है? निश्चित समय है। अब हमने जैसे बोलिए 2013 से ये काम चल रहा है, तो यानी 2013 क्या है? निश्चित समय है। फिर हमने बोल दिया 2 बजे से ये काम हो रहा है, इसमें भी क्या है? 2 बजे भी हमारा क्या है? निश्चित समय है। जब महीनों, हफ्तों, दिनों या सालों के नाम जब दे दे, अगर उसका टाइम निश्चित कर दे श्योरिटी में बता दे कि ये दिन, ये महीने, ये साल की बातें हो रही हैं, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब इसके अलावा जब समय निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा, वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। बस सिंपली सिंस फॉर का प्रयोग आप समझिए। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं एंड अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। देन उसके बाद हम टाइम जो लिखेंगे, जब हम सिंस फॉर लगाने के बाद ही टाइम को लिखेंगे, नहीं तो टाइम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पहले टाइम लिख दें फिर सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, तो इस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर रखिएगा। ओके, एक एग्जांपल भी हमने आपके सामने लिखा है, देखिए। वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है। वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ठीक। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, बिल्कुल रूल को देखिए, रूल में क्या है, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेहतर और अच्छे से समझ में आएगा आपको।
रूल में क्या है, सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट इसमें हमारे सेंटेंस में क्या है, वह क्या है, ही, इसे हम ही बोलेंगे। तो आप पहले ही लिखें, फिर वह का स्पेलिंग लिखेंगे, ही हो गया। एंड देखो सब्जेक्ट के बाद हैज का प्रयोग करेंगे, तो वह हमारा एक वचन है तो हमने हैज का प्रयोग किया। फिर बिन लगाया, क्योंकि रूल में हमने लिखा है तो जाहिर सी बात है बिन लगाएंगे। बिन लगाया, फिर हमने क्रिया देखेंगे, क्रिया क्या है, पढ़ाना। तो पढ़ाने का टीच होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे तो उसमें टीचिंग हो जाएगा। अब क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश लिख लिया। फिर हमने कहा था कि इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 5 साल की बात हो रही है। अभी 5 साल कौन सी है किसी को नहीं पता, निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन से 5 साल की बात हो रही है। ठीक, तो हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 5 ईयर। ठीक, इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस की ऐसे आप हल करिएगा। ओके, एंड इसके बाद हम आते हैं निगेटिव में। निगेटिव सेंटेंस यानी नॉट, यानी नकारात्मक। ठीक, इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सिंपली जो ऊपर का अफर्मेटिव रूल है, आप निगेटिव रूल में देखें बहुत कम फर्क है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, ऊपर हमने सिंपल सा अफर्मेटिव पढ़ा था, लेकिन यहाँ निगेटिव है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा और कुछ नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब जो है हैव, उसके जस्ट बाद नॉट लगाइए एंड देन उसके बाद आप विन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सेम रूल आपको समझ में आ गया। ऊपर हमने रूल को समझाया, नीचे रूल में कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है जो हमने बताया आपको। आप हैज हैव के बाद नॉट लगा दीजिए और उसके बाद बिन का प्रयोग करिए, बस और कुछ नहीं करना है। एंड उसके बाद इस उसी सेंटेंस को देखो, हर सेंटेंस की 4 रूप में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने एक ही सेंटेंस को बार बार कई रूपों में, मतलब अलग अलग रूपों में मैंने प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हो, वह 5 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। ठीक, हमने ऊपर कहा था 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया है तो सिंपली रूल वही लगेगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज, यानी हैज हैव के बाद नॉट लगेगा, तो ही हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर। ठीक, सिंपल, बिल्कुल जैसे अफर्मेटिव ऐसे निगेटिव, बस नॉट लग जाएगा हैज हैव के बाद और कुछ नहीं होगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें नहीं समझ में आया। हम उस चीज़ पे आपसे मैसेज थ्रू जैसे आप चाहेंगे ऐसे फिर मैं उसको रिप्लाई दे सकता हूँ। ओके, आइए नेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव आता है। ठीक, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इसको हम प्रश्नात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य। इसमें 2 रूल फॉलो होते हैं, बिल्कुल सिंपली है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। आप लोग बिल्कुल टफ मत समझिएगा, बिल्कुल सिंपल ईजी तरीके से समझेंगे आप। जब क्या शब्द पहले हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, बिल्कुल हमने सिंपली लिखा है। मिलने को तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड मिले, लेकिन जो आपको समझ में उसी वर्ड में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। जब क्या शब्द पहले हो तो हेल्पिंग वर्ब, एस भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। मतलब क्या शब्द, क्या मतलब ये समझिए, क्वेश्चन वर्ड। जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड यानी क्या शब्द या प्रश्नवाचक शब्द जो है पहले आता है, पहला वर्ड प्रश्न से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आप हैज हैव पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएगा। क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक है तो क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। बिना क्वेश्चन मार्क लगाए आप सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हैज हैव का देखिए, आप इससे पहले जो आपने पढ़ा था निगेटिव सेंटेंस को, तो रूल को एक रूल आप याद रखें, सभी रूल एक तरह से चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा बदलाव, थोड़ा सा बदलाव होता है। इससे पहले हमारा पहले सब्जेक्ट फिर हैज हैव रहता था ना, यही यही चेंज हुआ है और कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो आप देखिए क्या किया गया है, सब्जेक्ट को आगे कर दिया गया है और हैज हैव को पीछे कर दिया गया है। मतलब सब्जेक्ट की जगह हैज हैव आ गया है, अब हैज हैव की जगह सब्जेक्ट चला गया है। तो बिल्कुल चेंज को देखें क्या चेंज हुआ है। एक रूल याद कर लीजिए और चेंज को देखें कि कहाँ पे क्या चेंज हो रही है, उस चेंजेस को माइंड में एब्जॉर्ब करें एंड उसके बाद सेंटेंस को हैंडल करें, लगाएं, तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक, तो हैज हैव को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज हुआ है और कुछ नहीं चेंज हुआ है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसी इसी से रूल को हम नेक्स्ट पार्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे जब क्या शब्द बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं।
अब यहाँ पे पहले से रूल में आपको ये बताया था कि जब क्या शब्द पहले होगा तो हम क्या करेंगे, ईजेमार का मतलब सॉरी ईजेमार का नहीं, ईजेमार का तो पीछे चला गया, हैजअप का प्रयोग करेंगे। जब हमारा क्या शब्द या प्रश्नवाचक प्रश्न वर्ड जो है पहले होगा तो वहाँ पे हम हैजअप का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में क्या होता है, जब क्या शब्द अगर बीच में हो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, तो रूल बिल्कुल सेम रहेगा। वही जो प्रश्न बीच में किया गया है वो पहले आ जाएगा और कुछ नहीं बदलाव हुआ। देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने हल भी किया है दोनों रूल में, क्या पहले भी लिया है बीच में लिया है, देख सकते हैं। देखो वही रूल है, सब एक ही मतलब सेंटेंस को हमने बार बार रिपीट किया है, बस चेंजेस हुए हैं थोड़े थोड़े। तो क्या वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही है, ठीक। अब सॉरी यहाँ पे रही हो गया है तो आप मैंने ही लिखा, आप लोग सी कर लीजिएगा क्योंकि लेडीज़ है तो लेडीज़ के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। तो क्या वह 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही है, तो यानी हैज़ ही बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर। तो हैज़ का प्रयोग पहले हुआ है, हमने ऊपर से रूल में बताया हैज़ का प्रयोग मैंने क्यों पहले किया है, क्योंकि क्या शब्द पहले है तो हमने हैज़ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने हैज़ के बाद ही का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ सी होगा क्योंकि यहाँ पे रही है, किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग सी कर लीजिएगा, ठीक। ओके। एंड सेकेंड में आपका सेकेंड एग्जाम्पल जो है, इसमें वह क्या 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वही है। अब क्या बीच में आ गया, वह पहले सब्जेक्ट पहले है और क्या क्या हमारे बीच में है, तो सेकेंड रूल लगेगा। तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखें, क्या की स्पेलिंग लिखेंगे, तो वाट हैज, क्योंकि वाट देखो रूल देखिए आप, क्या का स्पेलिंग, क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग क्या हो गया, वाट हो गया। एंड हैज आपका प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर इसके बाद हमारा जो क्या है क्रिया है टीचिंग पढ़ाना, फिर इंग्लिश फॉर 5 ईयर, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसको देखिए ध्यान से, ठीक। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों चीज़ इसमें आएंगी, ठीक। इसमें मतलब नहीं का भी प्रयोग करेंगे और क्या का भी प्रयोग करेंगे। तो इसके दो रूल हमने लिख दिया, देखिए वहाँ ऊपर हमने एक लाइन लिखा था, उस लाइन को हमने रिपीट नहीं किया क्योंकि आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक। तो वीडियो को पीछे बैक करके आप देख सकते हो कि जब क्या शब्द पहले होगा तो पहला रूल हमने जो लिखा ऊपर वाला ए रूल प्रयोग करेंगे, और जब क्या शब्द बीच में होगा तो दूसरा रूल प्रयोग करेंगे, ठीक, यूज करेंगे। देखिए हमने एग्जाम्पल भी लिखा है, क्या वह 5 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है। रूल में देखिए चेंज क्या हुआ है, ऊपर का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपने जो रूल पढ़ा है, सेम रूल वही है, कोई भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है, यानी कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है। आप भी जब सेंटेंस बनाएंगे अगर उसमें नहीं वर्ड आता है तो आप सब्जेक्ट यानी जो हमारा जो करता है, जो कार्य सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उस वाक्य में, सेंटेंस में जो मेन हमारा करता है, उसके जस्ट बगल में नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना आपको। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव या इंट्रोगेटिव, ठीक, जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस आप कितना अच्छे बना लें, वो सेंटेंस गलत कहलाएगा, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ काम आप लोग के लिए, मतलब 5 सेंटेंस हैं मैंने लिखा है आप लोग के लिए, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक। एंड एनी डाउट, एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके। देख सकते हैं इस बहुत ईजी समय सब कुछ दिया गया है, जैसे भी है आप रूल को ध्यान में रखकर कौन सा रूल किस में क्या लगेगा उसे देखकर आप लगाइएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा तो कमेंट में अच्छे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।